नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस डिस्कशन फोरम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज फिर हैं सिंधु कुमार झा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे के ऊपर। आपको याद होगा 2019 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि अगला लक्ष्य होगा 2024 के पहले, जब देश फिर दोबारा से चुनाव की ओर अग्रसर के समय को फेस करेगा, उस समय तक हम हिंदुस्तान में, मेरा ये लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन USD, मतलब अगर उसको भारतीय मुद्रा में ट्रांसलेट किया जाए तो तकरीबन 5 खरब रुपया, 5 खरब का अनुमान लगाया जा सकता है। ये उनका वक्तव्य था। ये प्रधानमंत्री के इंटेंशन पर किसी भी तरह का डाउट करना अच्छा नहीं होगा। वो कई बार इस बात को और उन्होंने फिर दोबारा दोहराया इस बात से। इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे पास कारण हैं, चैलेंजेस हैं हमारे सामने, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं। और उस तब उन्होंने कहा कि देखिए कृषि के क्षेत्र में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा मैन्युफैक्चरिंग, और खास करके उन्होंने ऑटो और ट्रैक्टर के बारे में कहा। उसमें देखिए किस तरह से इजाफा हो रहा है, उसका उसकी जो बिक्री हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा फॉरेन एक्सचेंज का जो पूरा अमाउंट है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ FDI भी काफ़ी आ रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है किसी भी इशू, किसी भी टारगेट को अटेंड करने के लिए, अचीव करने के लिए कटिबद्ध है और हमने ऐसा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं कहा। उनके जितने भी जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, निर्मला सीतारमण ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक इंस्टीट्यूट में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हम पूरे इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म्स कर रहे हैं और मेरा जो टारगेट है हम उसी ओर अग्रसर हो हैं। पीयूष गोयल ने भी इधर कहा कि हमको कोरोना का चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी हम इस बात को हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं और हम 2024 तक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मेरा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री के इंटेंशन को, इसको हम लोग सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने, कई लोगों ने इसके बारे में बात किया है और तकरीबन सब लोगों का ये मानना है कि ये आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ये पॉलिटिकल कमिट हो सकता है, ये पॉलिटिकल स्लोगन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये संभव दिख नहीं पड़ता है। और इस सारे अर्थशास्त्रियों में, चाहे वो C रंगराजन हो या रघुराम राजन हो, ये सब ने एक स्वर में इस बात की चर्चा की है। तो आज हम इन चीज़ों से जुड़े हुए सारे पहलुओं पर बात करेंगे और एक एक मुद्दे पर बात करते हुए हम सिंधु झा से कहेंगे कि आप इस सारे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कृपया बताएं। दरअसल देखिए, ये बेसिकली इसमें 2-3 बातें हैं। जो गवर्नमेंट के जो डेटाज हैं वो तो बढ़ा चढ़ा के ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करिए UPA गवर्नमेंट से, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें इसमें ग्रोथ दिख रहा है। जैसे 2 व्हीलर की बात आपने कही, 2 व्हीलर का 13.5% था UPA के टाइम में, जो घट के 10% हो गया है इसमें अभी पिछले 1-2 साल में। इसी तरह से ट्रैक्टर, जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, ट्रैक्टर के ग्रोथ रेट में हमारा जो है वो हम नीचे चले गए हैं। लेकिन पैसेंजर ट्रैफिक जो ट्रेन का है उसमें हम बहुत नीचे चले गए हैं। एक ही चीज़ है जिसमें हमारा ग्रोथ हुआ है, वो एयर ट्रैफिक है। ये थोड़ा सा उनका 10.5 था, इनका 14% के आसपास दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो डेवलपमेंटल खर्च हैं उस पर जो ये गवर्नमेंट जो जिस तरह से फ्रीवीज बांट रही है, जैसे उज्ज्वला योजना है, आपका जो जनधन योजना है और तमाम तरह का जो वेलफेयर स्कीम सब चल रहे हैं, तो उससे आप गरीबों के जैसे 2 रुपये में गेहूँ दे रहे हैं, तो अब 20 रुपये का गेहूँ अगर 2 रुपये में दे रहे हैं तो 18 रुपये कहाँ से आएगा? 18 रुपये आप लाएंगे किसी पर टैक्स थोप के, तो इस तरह से होगा। तो इस तरह से ये दिखा रहा है कि आपका जो लॉन्ग टर्म में ये जो ग्रोथ है और कम होगा और इसका नहीं होगा। लेकिन देखिए दूसरा पक्ष भी है इसका, हम दूसरे साइड में आते हैं। प्राइवेट वेंचर कैपिटल जो है आज दुनिया के अंदर में
सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स कहा जाता है वेंचर कैपिटलिज्म, जिनका नेट वर्थ है $1 बिलियन से ज़्यादा। इस तरह से पहले ये सोचा गया था कि इंडिया में 30 से 50 हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी आपका यूनिकॉर्न में ही आता है। और यूनिकॉर्न में एक फीचर ये भी है कि वो लोग अनलिस्टेड होते हैं, शेयर मार्केट से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो स्विस क्रेडिट स्विस एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय बहुत पुरानी कंपनी है, जिसका ज्यूरिख में है हेड ऑफिस। उसके एक नीलकंठ मिश्रा का मैं पढ़ रहा था, उनका एक रिपोर्ट छपी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर 2024 तक 100 ऐसे यूनिकॉर्न्स हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिनका नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा का है। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे वंडर सीमेंट। पहले हम लोग जानते थे कि एशियन सीमेंट और तमाम चीज़ें हैं, ये सब तमाम नाम जानते हैं। आज का एक रिपोर्ट आपको मैं बता देता हूँ। आज गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है कि $99 बिलियन सिर्फ ई कॉमर्स से 2024 तक होने वाला है। और एशिया पैसिफिक सोशल कमीशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसने भी कहा है कि ई कॉमर्स ही इंडिया का बेड़ा पार कर देगा, क्योंकि ये $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया था, उसके तुरंत बाद सी रंगराजन, जो बहुत ही प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि जो उनका एस्टीमेट है $5 ट्रिलियन का, अगर मतलब अभी हमारी इंडिया, मैंने उस जमाने जब वो बोल रहे थे, उन्होंने लिखा है कि जस्ट हाफ है मेरा इकोनॉमी का जो डेटा है, जस्ट हाफ, मतलब 217 के लगभग बताया उन्होंने। और कहा कि अगर हमको वो टारगेट को पार करना है, पहुंचना है वहाँ पे, तो हमको तकरीबन 12% यूएसडी का परसेंटेज के टर्म्स में आपको मतलब ग्रोथ रेट देना पड़ेगा। और वो संभव है ही नहीं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर हम उस टारगेट को पा भी लेते हैं तो हमको 26-27 तक जाना पड़ेगा। उसके बाद भी जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो पूरे दुनिया में मिडिल इनकम इकोनॉमी के कैटेगरीज में आएगा, नंबर 1। उसी तरह से मैं सिंह राजन की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ रघुराम राजन ने कहा, देखिए कई तरह की चीज़, आपने डेटा की बात करी है। रघुराम राजन ने तो कहा कि देखिए हम हमारे देश में अर्थशास्त्रियों को और सरकार को खास करके ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमको अपना जो ट्रस्ट ऑफ डेटा, जो हिस्टोरिक ट्रस्ट ऑफ डेटा था हमारा, जिसको कि महालनोबिस ने इस्टेब्लिश किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, उसको फिर से रेस्टोर करना पड़ेगा। अब देखिए, आप जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है देश के अंदर, इसको आप ईयर जो बेस ईयर है उसको चेंज करके बदल लेंगे। और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। आज देखिए, अरविंद सुब्रमण्यम से लेकर के रघुराम राजन और कई लोगों ने इस बात को सब कहा है, और बाहर के लोग भी इस बात को बोल रहे हैं। बाहर के मतलब कि जो विदेशी एजेंसीज हैं वो इस बात को भी बोल रहे हैं कि जिस तरह का डेटा हो रहा है, और भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट बात है भाई, हम सिर्फ ये जिन प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात आपने करी है, हम क्यों इन्फ्लेशन रेट को भूल जा रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को क्यों भूल जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और जीडीपी का जो आकलन है, अनएम्प्लॉयमेंट को नज़रअंदाज करके देखा? जस्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उन्होंने इसका भी जिक्र किया था, एम्प्लॉयमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप देखिए CMIE का रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या कर रही है? प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, मतलब उनके इंटेंशन पर मैंने पहले ही कह दिया है। लेकिन देखिए, अच्छी बात है, जो नेशनल लीडर है उसको सोचना चाहिए, अच्छी आगे के बारे में सोचना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि आप जो बेसिक डेटाज हैं उसको आप देख लीजिए। आपको जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली माइक्रो लेवल की जो बात होती है कि जो पॉलिसीज या तमाम इन्फ्लेशन माइक्रो नहीं है ना, इन्फ्लेशन की बात सही है। महंगाई बढ़ेगी, अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में, अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, RBI जितना नोट छापेगा बढ़ाएगा, इन्फ्लेशनरी वो सब होता है। ये बात आप सही कह रहे हैं, 100% सही है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ये बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं ये कह रहा हूँ, वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मोदी जी की बात को गौर कीजिए, उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख करोड़, जिसको 5 ट्रिलियन कह रहे हैं ना,
वो अर्थव्यवस्था का देश बन जाएंगे। ये उनको नहीं मतलब है कि सरकार क्या प्रयास करेगी। अगर प्राइवेट वेंचर फंड विदेश से आ रहा है, वो भी हमारे देश में कंट्रीब्यूट अगर कर रहा है, भले ही उसमें हमारा शेयर होल्डिंग कम हो, लेकिन हमारे देश में वो कर रहा है, तो इनका जो आत्मनिर्भर वाला जो कंसेप्ट है, इससे को जस्टिफाई करेंगे बाद में जाके। और इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप क्या समझते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ये वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और यही खासियत है, ये जो मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ क्रेडिट स्विस का, वो यही कह रहा है। जैसे आपका फेसबुक भी अनलिस्टेड कंपनी रही अमेरिका के अंदर, लेकिन इसका मतलब नहीं है उसकी पोटेंशियलिटी कम हो गई। और अमेरिका में पिछले साल $83 बिलियन जनरेट किया है, यही यूनिकॉर्न सब मिल के। और 2019 में हम चाइना के बराबर पहुँचने वाले थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से हम थोड़ा पीछे हो गए। और ये टारगेट है कि 100 कम से कम और स्टार्टअप, 80,000 यहाँ इस देश में। आपको जान के ये भी आश्चर्य लगेगा कि अब तक हमारे देश में 80,000 स्टार्टअप्स कंपनी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जिसका नेटवर्थ $1 बिलियन का है। और आने वाले समय में इसमें 10% $1 बिलियन वाले लोग ऐड होते चले जाएंगे। सारे चीजों का आकलन जीडीपी के अंदर हो जाता है जब भी देश की इकोनॉमी का कैलकुलेशन किया जाता है, इसलिए कि उसमें नहीं, सबसे बड़ा शेयर मार्केट में नहीं है, इसलिए आप उसको जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। वो शेयर मार्केट में सेबी का चलता है। सेबी क्या कहती है, आपकी कंपनी का नेटवर्थ जो है, आपका प्रॉफिट है, वो अगले पिछला 5 साल का क्या रहा है। तो शेयर मार्केट में बहुत उछाल खा रहा है। नहीं, देश में इकोनॉमी का हालत जो है, ट्रेडिशनल वो जितने भी स्पेसिफाइड लिस्ट के हैं, जैसे अंबानी है, जैसे टाटा है, बड़े बड़े जो कंपनी हैं, ये सब जितने भाई आपकी मल्टीनेशनल्स हैं, ये सब शेयर मार्केट्स में है। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं वो शेयर मार्केट में नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज हमने कई इन चीज़ों से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात है, जिसके ऊपर खास करके अभी फिर से एक बार बात हो रही है, इससे रिलेटेड कई मुद्दों के ऊपर हमने बात किया है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर किसी नई मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।